आने वाले दिनों में मैं एक ऐसे शो को कवर करने वाला हूँ जो फ्यूचर की तरफ झांकता है और इंसानियत के सबसे डार्क क्वेश्चंस पूछता है। मैं बात कर रहा हूँ टीवी शो ब्लैक मिरर की। इसकी खास बात है कि हर एपिसोड में एक नई कहानी होगी, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आप कोई भी वीडियो किसी भी ऑर्डर में देख सकते हो। कहानी मोस्टली नियर फ्यूचर या फ्यूचर में काफी आगे की होंगी। मतलब कहानियों में बात एक ऐसे वक्त की होगी जहाँ टेक्नोलॉजी और इमोशंस का क्लैश होगा और कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा कि अगर फ्यूचर की दुनिया आज बन जाए तो क्या हम उसके लिए रेडी हैं। मैं ब्लैक मिरर को रिसेंटली आए सीजन 7 से कवर करूंगा और अगर वीडियोस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पिछले सीजन्स पर भी वीडियो जरूर आएगी। तो चलो सीजन 7 के पहले एपिसोड को शुरू से शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है एक मैरिड कपल के साथ। आज इनकी 3rd मैरिज एनिवर्सरी है। इन दोनों के बीच में बहुत प्यार है जो एपिसोड देखते ही पता चलता है। अमांडा एक स्कूल टीचर है और माइक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में वेल्डर की जॉब करता है। ये दोनों अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने द जूनिपर लॉज जाते हैं। ये यहाँ सेलिब्रेट करते हैं और हमें ये पता चलता है कि ये काफी समय से एक बेबी प्लान कर रहे हैं, लेकिन अब तक अमांडा बेबी कंसीव नहीं कर पाई है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि कुछ टाइम से अमांडा को सर दर्द हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है अब तक नहीं पता चल पाया है। अगले दिन अमांडा अपने घर पर रखे क्रिप को देख रही होती है। एक दिन ये क्रिप काफी सस्ती डील में मिल रहा था तो अमांडा ने इसे खरीद लिया क्योंकि उसको लगा था कि जब उसका बच्चा होगा तो ये क्रिप तब काम आएगा। लेकिन अब अमांडा को फील होता है कि उसने ये क्रिप बहुत जल्दी ले लिया और अब ये एक बैड लक की तरह उसे सता रहा है क्योंकि अब तक उसको बेबी नहीं हुआ है। और ये क्रिप देखकर उसका सूनापन वापस आ जाता है। वो माइक को क्रिप ईबे में बेचने को कहती है, लेकिन माइक का कहना है कि हमें इसकी जरूरत जल्द ही पड़ेगी। माइक को लगता है कि वो जल्द ही पेरेंट्स बन जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है। माइक अपने काम पर है जहाँ उसका कोवर्कर एक डम डमीज नाम की वेबसाइट देख रहा है। ये एक लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट है जहाँ लोग पैसों के लिए बड़े ही अजीब टास्क कंप्लीट करते हैं और व्यूवर्स उन्हें पैसे डोनेट करते हैं। जैसे एक आदमी को $20 मिलेंगे अगर वो अपना ही यूरिन लाइव स्ट्रीम के दौरान पिएगा। इन शॉर्ट इस वेबसाइट पर लोग पैसा कमाने आते हैं और पैसों के बदले उन्हें अजीब से अजीब काम करने पड़ते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आप यूट्यूब या ट्विच पर लाइव स्ट्रीम कर रहे हो और कोई व्यूवर्स आपको बोले ऐसा करोगे तो मैं इतने पैसों की सुपर चैट करूंगा। वैसे ब्लैक मिरर वाले नियर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कहानियां लिखते हैं, तो क्या पता फ्यूचर में ऐसी वेबसाइट भी एग्जिस्ट करे। हु नोस। इतना तो आपको पता ही होगा कि लोग कंटेंट के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, किस हद तक चले जाते हैं ताकि व्यूज ज्यादा आए और उससे पैसा ज्यादा बने। सोचो इस तरह का काम यूट्यूब ही अलाउ कर दे तो ये दिन भी दूर नहीं। खैर दूसरी ओर अमांडा स्कूल में पढ़ा रही होती है और तभी उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है। अगले सीन में हम अमांडा को हॉस्पिटल बेड में देखते हैं और डॉक्टर माइक को बताती है कि अमांडा को ब्रेन ट्यूमर है और ट्यूमर ब्रेन में ऐसी जगह है जिसका कोई इलाज नहीं है। साथ ही वो बताती है कि अमांडा को अब मुश्किल ही हो जाएगा, मतलब वो एक तरह से कोमा में है। ये बात सुन माइक फ्रीज हो जाता है। वो डॉक्टर से पूछता है इसका कोई तो इलाज होगा। डॉक्टर साफ मना करती है लेकिन बताती है कि एक न्यू स्टार्टअप कंपनी है रिवर माइंड नाम से जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के जरिए कुछ कर सकते हैं। फिर डॉक्टर माइक की मुलाकात रिवर माइंड स्टार्टअप की एक रिप्रेजेंटेटिव से करवाती है। ये रिप्रेजेंटेटिव अपना नाम गेनर बताती है और कहती है कि रिवर माइंड एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो न्यूरोलॉजिकल साइंस में रेवोल्यूशन लाएगी। ऐसे ही वो कंपनी की बहुत तारीफें करती है। वैसे वो यहाँ बहुत सारी टेक्निकल बातें बोलती है जिसका क्रक्स ये है कि ये कंपनी अमांडा के ब्रेन का बैकअप बनाएगी और उसे अपने क्लाउड सर्वर में सेव कर लेगी। फिर अमांडा के ट्यूमर को सर्जरी द्वारा निकाला जाएगा और ट्यूमर वाली जगह पर सिंथेटिक रिसीवर टिश्यू को लगा दिया जाएगा। ये रिसीवर टिश्यू रिवर माइंड सिस्टम से कनेक्टेड रहेगा और अमांडा पहली जैसी हो जाएगी। यहाँ पर माइक के अपने कुछ डाउट्स होते हैं, लेकिन गेनर बताती है कि 18 महीने पहले उसका बुरा एक्सीडेंट हुआ था। वो भी अमांडा की तरह बेड पर थी और रिवर माइंड की टेक्नोलॉजी की वजह से वो आज यहाँ माइक के सामने खड़ी है। ये बात सुन माइक प्रोसीजर के लिए एग्री करता है। यहाँ पर गेनर कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताती है, जैसे कि अमांडा अब कुछ घंटे ज्यादा सोएगी ताकि रिवर माइंड के सर्वर पर ज्यादा लोड ना आए। मतलब जितनी देर अमांडा जगी रहेगी उतना ही रिवर माइंड के सर्वर्स पर लोड आएगा। साथ ही अमांडा को सर्वर्स की रेंज में ही रहना होगा। मतलब जहाँ जहाँ रिवर माइंड के सर्वर्स हैं वहाँ अमांडा के ब्रेन में लगा रिसीवर प्रॉपरली काम करेगा। ये मोबाइल नेटवर्क की तरह है, जहाँ नेटवर्क नहीं वहाँ मोबाइल डब्बा है। लेकिन धीरे धीरे रिवर माइंड अपना एरिया बढ़ा रहा है और कुछ टाइम बाद ही बहुत से स्टेट में रिवर माइंड के सर्वर्स होंगे। मतलब जब कंपनी बड़ी हो जाएगी। गेनर बताती है कि सर्जरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी क्योंकि ये कंपनी अभी यूजर्स बढ़ा रही है, लेकिन कंपनी सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करती है। मतलब $300 पर मंथ देने होंगे रिवर माइंड सर्विस को एक्टिव रखने के लिए, नहीं तो अमांडा के ब्रेन में लगा रिसीवर काम नहीं करेगा। फिर सर्जरी होती है। कुछ दिनों बाद अमांडा को होश भी आ जाता है और अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी है। कई दिन बीतते हैं और माइक अपनी जॉब पर ओवर टाइम करता है ताकि थोड़ा और पैसा कमा सके, क्योंकि उसको अमांडा के लिए रिवर माइंड को $300 हर महीने देने हैं। ऐसे ही ओवर टाइम करते करते महीने निकल जाते हैं और इतना काम करके माइक की हालत भी खराब है क्योंकि इंसानी शरीर की भी एक लिमिट होती है और वो थकान माइक के चेहरे पर भी दिखती है।
महीने बीतते हैं और आ जाती है इन दोनों की 4th मैरिज एनिवर्सरी। ये दोनों फिर से अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने दी जूनिपर लॉज जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनकी कार कवरेज एरिया से बाहर निकलती है तभी अमांडा एकदम से बेहोश हो जाती है। और ये था एपिसोड का फर्स्ट शॉकिंग सीन। मतलब अमांडा रिवरमाइंड के सर्वर के बिना ब्रेन डेड पर्सन ही है। उसको नॉर्मल फंक्शन करने के लिए सर्वर के कवरेज रेंज में रहना होगा। इस बात को डिस्कस करने ये दोनों गेनर से मिलते हैं। गेनर अफसोस जताती है और बताती है कि दरअसल अमांडा के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिवरमाइंड अब सर्वर टावर्स को अपग्रेड कर रहा है और ये टावर डिफरेंट बैंडविड्थ या ये कह लो फ्रीक्वेंसी पर काम करेंगे। और इन न्यू टावर्स के लिए रिवरमाइंड ने एक न्यू प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है रिवरमाइंड प्लस। मतलब ये दोनों जूनिपर लॉज जा रहे थे, वहाँ अपग्रेडेड टावर्स लगे हैं और उन टावर की रेंज में जाने के लिए इनको $500 पर मंथ एक्स्ट्रा देने होंगे, मतलब टोटल $800। ये सुनते ही अमांडा साफ कहती है इतना तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। इस पर गेनर कहती है कि कोई बात नहीं, आप रिवरमाइंड कॉमन प्लान पर भी रह सकते हो, लेकिन फिर आपको कवरेज एरिया में ही रहना पड़ेगा। देखो इस कंपनी ने कितनी चालाकी से अपने पहले ओरिजिनल प्लान को कॉमन प्लान का नाम दे दिया है और उसे एंट्री लेवल बेस प्लान बना दिया है ताकि वो एक नए प्लान को इंट्रोड्यूस कर पाए विद सम फीचर्स। खैर फिर ये दोनों घर आ जाते हैं और कुछ दिन बीतते हैं। अमांडा नोटिस करती है कि अब वो पहले से ज्यादा सो रही है और ये नींद बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। ऐसे ही एक दिन वो स्कूल में हनी के बारे में पढ़ा रही होती है और अचानक से वो एक हनी कंपनी का एडवर्टीजमेंट बोलने लगती है, ठीक वैसे जैसे यूट्यूबर्स के वीडियो में स्पॉन्सर्ड सेगमेंट होता है। ऐसा लगता है कि सडनली आप वीडियो के बीच में एड देख रहे हो। अमांडा के साथ ऐसा कई बार होता है अलग अलग टाइम पर। इंटरेस्टिंगली इन एड्स के बारे में अमांडा को खुद कुछ पता नहीं चलता। मतलब एड्स वाला हिस्सा उसकी लाइफ से हट जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कि उसने जस्ट एक एड बोला है। वो सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग कंपनी के एडवर्टाइजमेंट बोलने लगती है, जिसके बाद ये दोनों फिर से गेनर से मिलते हैं। तब गेनर बताती है कि ये दरअसल कमर्शियल मैसेजेस हैं जिसे कंपनी धीरे धीरे सिचुएशन के हिसाब से दे देती है। इस बात पर अमांडा नाखुश है। वो कहती है कि ये एड्स हैं और ये गलत है, मेरी मर्जी के खिलाफ है, इसे बंद करो। लेकिन गेनर कहती है कि ये एड्स बिल्कुल बंद हो सकते हैं, इसके लिए आपको रिवरमाइंड प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल प्रिंसिपल अमांडा को बताती है कि उसकी कई कंप्लेंट्स आ रही हैं जहां वो बच्चों को अजीब अजीब बातें कह देती है। दरअसल ये बातें वो एड्स ही हैं जिसके बारे में खुद अमांडा को ही नहीं पता चलता। मतलब ये एड्स अमांडा की डेली लाइफ में एक मुसीबत बनती जा रही हैं। घर आकर अमांडा माइक को बताती है कि अगर ये एड्स ऐसी ही चलती रही तो स्कूल अमांडा को जॉब से निकाल देगा। माइक कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम कॉमन सब्सक्रिप्शन भी नहीं खरीद पाएंगे। अमांडा परेशान है, जिसे देख माइक कहता है कि तुम टेंशन मत लो। माइक अमांडा से बहुत प्यार करता है और इसलिए अगले सीन में हम देखते हैं कि पैसों का इंतजाम करने के लिए वो डम डमीज वेबसाइट का यूज करता है और अपना यूरिन खुद पीकर पैसों का इंतजाम कर लेता है, जिससे वो रिवरमाइंड प्लस खरीद लेता है और इससे अब अमांडा को एड्स आना बंद हो जाते हैं। माइक अमांडा को झूठ कहता है कि ये रिवरमाइंड प्लस उसने अपने ओवरटाइम के पैसों से खरीदा है। ऐसा ही कई दिन बीतते हैं और प्लस सब्सक्रिप्शन की रिन्यू डेट आ जाती है और फिर से माइक डम डमीज से पैसे कमाता है। इस बार वो माउस ट्रैप को अपनी जीप पर लगाता है जिससे उसकी जीप कट जाती है। दूसरी तरफ अमांडा अब ज्यादा लंबी नींद लेने लगी थी। इसके बारे में वो गेनर से बात करते हैं। गेनर बताती है कि हमने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया है जिसके चलते अमांडा अब 12 घंटे की नींद लेगी। अमांडा कहती है कि ये नींद असली नींद की तरह नहीं है, उसे सपने नहीं आते हैं और जब वो जागती है तो उसको थकान रहती है। गेनर इस प्रोसेस को स्लीप मोड कहती है और वो बताती है कि स्लीप मोड में तुम सो जाती हो और तुम्हारे ब्रेन की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी से रिवरमाइंड के सर्वर को पावर मिलती है। मतलब रिवरमाइंड अब अमांडा के ब्रेन में लगे सिंथेटिक रिसीवर से अपने सर्वर्स को पावर देने लगे हैं, जिससे जब अमांडा सो रही होती है तब भी वो रिवरमाइंड के सर्वर को पावर दे रही होती है। इसलिए उसे जागने के बाद भी थकान फील होती है क्योंकि उसका ब्रेन स्लीप कंडीशन में जा ही नहीं रहा है, वो लगातार काम कर रहा है। ये सीन रिप्रेजेंट करता है कि कैसे आजकल हम कई फ्री एप्स को यूज करते हैं जो फ्री टू यूज तो होते हैं, लेकिन इसके बदले कंपनीज हमारा डेटा ले जाती हैं। और आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी कि डेटा इज द न्यू ऑयल। ये कंपनीज हमारा डेटा लेती हैं और बाद में उसे ऑयल की तरह रिफाइन करती हैं। फिर इस रिफाइंड डेटा को या तो वो अपने यूज में लेती हैं या फिर किसी और कंपनी को बेच देती हैं। खैर इस स्लीप मोड वाली बात पर अमांडा पूछती है कि हमने तो रिवरमाइंड प्लस ले लिया है, तो ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। और गेनर यहाँ एक और बॉम्ब फोड़ती है। वो कहती है कि रिवरमाइंड प्लस अब स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन हो चुका है और कंपनी ने एक न्यू अल्ट्रा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है जिसका नाम है रिवरमाइंड लक्स। इस सब्सक्रिप्शन के अंदर इनको एक ऐप मिलेगा जिसके जरिए अमांडा किसी भी फीलिंग्स को और बेहतर से फील कर पाएगी, जैसे खुशबू, किसी खाने का टेस्ट इत्यादि। साथ ही वो दूसरे रिवरमाइंड लक्स यूजर्स की स्किल्स अपने में ट्रांसफर कर पाएगी। जैसे अगर अमांडा बैडमिंटन खेलने में नूब है तो वो ऐप के जरिए एक प्रो बैडमिंटन प्लेयर की स्किल्स के साथ खेल पाएगी। मतलब कुल मिला के एडिशनल फीचर्स मिलेंगे और इसके लिए
उनको $1000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे, टोटल $1800 पर मंथ। अमांडा परेशान होकर उठकर चली जाती है और गेनर कहती है कि हमारे पास ये सब्सक्रिप्शन बूस्टर पैकेजेस में भी अवेलेबल हैं, जैसे 1 घंटा या 1 दिन के लिए, मतलब ये वोडाफोन के छोटे रिचार्ज की तरह भी मिलते हैं। अगले सीन में हम माइक को देखते हैं जो फिर से डम डमीज में लॉग इन करके बैठा है। देखो माइक एक क्लासिक एग्जाम्पल है उस इंसान का जो प्यार में है। देखो जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो और वो इंसान आपके लिए सब कुछ है तो आप उसके लिए हर लिमिट तक चले जाते हो। माइक भी ऐसा ही करता है, वो जॉब में ओवर टाइम करता है और अब डम डमीज का यूज कर रहा है। यहाँ एक यूजर चैट में लिखता है कि मास्क उतार दो और वो माइक को $500 डोनेट करेगा। माइक बहुत सोचता है कि इससे उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, लेकिन फिर हार मानकर अमांडा के बारे में सोचकर मास्क उतारता है और ऐसे ही कई यूजर्स के कहने पर बहुत से गलत टास्क कंप्लीट करता है जो मैं वीडियो में नहीं बोलना चाहता। माइक को अमांडा के लिए बस किसी तरह पैसे इकट्ठे करने हैं। ये सीन कट होता है और फिर से इनकी मैरिज एनिवर्सरी डे आ जाता है। ये दोनों फिर से द जूनिपर लॉज जाते हैं। माइक ने अमांडा के लिए रिवरमाइंड लक्स का 12 घंटों का प्लान लिया था ताकि एनिवर्सरी वाला दिन अमांडा अच्छे से एंजॉय कर पाए। अमांडा उस प्लान को एक्टिवेट करती है और ऐप के जरिए प्लेजर फीचर को बढ़ा देती है, जिससे उसको बहुत अच्छा फील होने लगता है, जैसे हम इंसानों को बहुत खुशी के टाइम पर फील होता है। वो हर चीज को बहुत अच्छे से फील कर पा रही थी और इनकी एनिवर्सरी बहुत अच्छे से बीतती है। मतलब देखकर ऐसा लगता है कि अमांडा को बहुत टाइम बाद इमोशंस फील हुए हैं। ये सीन देखकर साफ पता चलता है कि रिवरमाइंड ने जानबूझकर प्लेजर फीलिंग्स को अपने प्लस प्लान से हटा रखा है। ये फीचर सिर्फ लक्स प्लान में है। इस टैक्टिक से मुझे एप्पल की एक कंट्रोवर्सी याद आती है, जहां एप्पल पुराने आईफोन्स को स्लो कर देता था ताकि यूजर्स को उनका आईफोन लैगी फील हो और इस वजह से वो न्यू आईफोन खरीद लें। देखो कंपनीज बहुत तरह के डार्क टैक्टिक्स यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, तो रिवरमाइंड भी कुछ ऐसा ही कर रहा है ताकि लोग लक्स प्लान ही खरीदें। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है माइक की जॉब पर, जहां माइक के कोवर्कर को उसके डम डमीज लाइव स्ट्रीम मिल जाती है और वो उस लाइव स्ट्रीम के बारे में ऑफिस में सबको बता देता है। माइक गुस्से में उस पर हमला कर देता है और यहाँ एक एक्सीडेंट में वो कोवर्कर बुरी तरह से चोटिल हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद माइक को जॉब से निकाल दिया जाता है। ये बात वो अमांडा से शेयर करता है और अमांडा बहुत परेशान है क्योंकि अब ये रिवरमाइंड प्लस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो अमांडा को एड्स आने लगेंगे और एड्स की वजह से स्कूल वाले अमांडा को भी जॉब से निकाल सकते हैं। माइक कहता है कि हमें रिवरमाइंड से रिक्वेस्ट करनी होगी, हम उनके लॉयल कस्टमर हैं, लेकिन ये बात बहुत सिंपल है कि इन कंपनीज के लिए हम कस्टमर्स बस एक नंबर हैं, एक नंबर जो इनकी सर्विसेज के लिए इनको पैसा पे करते हैं, हम इनके लिए कोई खास नहीं है। माइक और अमांडा रिवरमाइंड के ऑफिस जाकर गेनर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें थोड़ा और वक्त दिया जाए जब तक माइक को नई जॉब नहीं मिल जाती, लेकिन गेनर साफ मना करती है। वो कहती है इसमें वो कुछ नहीं कर सकती। जब माइक बताता है कि वो दोनों बेबी प्लान कर रहे हैं तो गेनर कहती है अगर अमांडा प्रेग्नेंट हुई तो प्रेगनेंसी में माइंड अलग तरह से काम करता है और इस एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर के लिए उन्हें $90 एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इस बात पर माइक काफी गुस्सा हो जाता है और वो दोनों उदासी के साथ ऑफिस से निकल जाते हैं। 1 साल बाद आज इनकी एनिवर्सरी है। अमांडा फिर से रिवरमाइंड के कॉमन प्लान में होती है, बिल्कुल बेस प्लान में, क्योंकि वो बहुत देर तक सो रही है और जब जागती है तो बस एड्स बोलती रहती है जैसे वो एक मशीन बन गई हो। इन दोनों को देखकर ही लगता है कि ये अंदर से बिल्कुल खाली हो चुके हैं, इमोशनली ड्रेन्ड, पैसों का नामो निशान नहीं और मेंटल लेवल पे सब कुछ खत्म हो चुका है। माइक अब क्रिब को बेच देता है। ये क्रिब हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था जो अमांडा ने अपने फ्यूचर बेबी के लिए खरीदा था। माइक ने ये क्रिब जिनको बेचा है वो इसे अपनी एक म्यूजिक वीडियो में जला देंगे। ये एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था कि कैसे इनकी उम्मीदें, इनके सपने इनके सामने ही जलकर राख हो रहे हैं, क्योंकि एक इंसान के लिए उसके सपने और उम्मीदें उसको आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। इनका ना होना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। क्रिब को जलाने वाली बात सुन माइक दुख के साथ हंसता है। हम उसके कई दांत टूटे देखते हैं जो उसने जरूर डम डमीज लाइव स्ट्रीम में निकाले होंगे पैसों के लिए। माइक फिर क्रिब के बेचे हुए पैसों से 30 मिनट का लक्स प्लान खरीदता है जिससे अमांडा का मूड थोड़ा शांत हो जाता है। उस मोमेंट में अमांडा माइक से कहती है जब ये प्लान खत्म होगा और वो वापस एड्स बोलने लगे तो उसे मार डालना। माइक पहले तो नहीं मानता, लेकिन अमांडा की ऐसी कंडीशन देख वो मान जाता है और जैसे ही लक्स प्लान का टाइम खत्म होता है और अमांडा एड्स बोलने लगती है, माइक उसके मुंह में पिलो रखकर उसकी सांसें रोक देता है। माइक ने खुद अपने हाथों से अमांडा की सांसें रोक दी थी। अमांडा वो इंसान थी जिसको जिंदा रखने के लिए माइक हर हद तक गया था। अमांडा को मारकर वो खुद भी दुख और दर्द से गुजर रहा है। हमें आखिर में अमांडा के पैरों पर फोकस करते हुए सीन दिखाया जाता है। ये एक तरह का विजुअल कॉल बैक है जो एपिसोड के शुरुआती सीन में दिखाया गया था, जहाँ रोज सुबह उठकर माइक अमांडा के पैरों को प्यार से टच करता था और आज वो पैर बेजान पड़े हैं।
अगर आप एपिसोड ध्यान से देखोगे तो ये सीन बहुत बहुत पावरफुल फील होगा। ऐसा ही एक पावरफुल सीन जो रैबिट फिल्म में भी है। जिसने फिल्म देखी है उसे पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। फिर माइक एक दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। उसके लैपटॉप में डम डमीज लाइव स्ट्रीम चल रही होती है। उसके हाथ में एक कटर है और हमें आगे कुछ नहीं दिखाया जाता, लेकिन अंदाजा लगाया जाए तो माइक जरूर अपने आप को भी खत्म करने वाला है, वो भी लाइव स्ट्रीम पर। और यही इस ट्रेजिक स्टोरी का एंड हो जाता है। चलो अब बात करते हैं कि ये एपिसोड आखिर कहना क्या चाहता है। देखो, ये एपिसोड बहुत से टॉपिक्स के बारे में बात करता है, जैसे जब आप किसी इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करते हो, मतलब वो इंसान आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आप उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हो और ये एक अनकंडीशनल लव की निशानी है, जैसा हमने माइक को करते देखा था। दूसरी ओर ये एपिसोड स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर बात करता है, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या और भी बहुत सी स्ट्रीमिंग सर्विसेज। और यहाँ मैं प्राइम वीडियो का एग्जांपल लूंगा क्योंकि वो यहाँ फिट बैठता है। तो प्राइम वीडियो पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान है। मान लो उसमें से एक प्लान आप चूज करते हो, फिर आपको पता चलता है कि कुछ कंटेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसे ये वीडियो ऑन डिमांड कहते हैं। और फिर आप एक्स्ट्रा पे करके कंटेंट देखते हो, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि अब प्राइम वीडियो में आपके सब्सक्राइब प्लान पर एड्स आने वाले हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। और इन एड्स से बचने के लिए आपको फिर से एक टॉप अप प्राइस देना होगा, जो प्राइम वीडियो वाले सबको मेल भेजकर इन्फॉर्म कर रहे हैं। अगर आप भी प्राइम यूजर हो तो आपको भी मेल आया होगा और साथ ही कंटेंट देखते वक्त आपको एड्स भी आ रहे होंगे। और अब एक्स्ट्रा पे करने के बाद ही आपको मिलेगा एक एड फ्री एक्सपीरियंस। इस एपिसोड में भी यही होता है। एक कपल एक ऐसी टेक कंपनी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो जान बचाने का वादा करती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनके सामने नए नए हिडन चार्जेस, लिमिटेशंस और प्राइस हाइक्स आते रहते हैं। ये एपिसोड दिखाता है कि जब सर्वाइवल बिजनेस मॉडल बन जाए तो इंसानियत का असली मतलब कहीं खो जाता है। और आखिर में ये एपिसोड हमें एक ऐसे फ्यूचर की वार्निंग देता है जहाँ हमारे इमोशंस, हमारी हेल्थ एक सब्सक्रिप्शन के पीछे छुपी हो सकती है, जिसके लिए हमें मंथली या ईयरली पे करना होगा। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज भी हुई। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब व्हाट्सएप की तरफ से एक न्यूज आई कि व्हाट्सएप में जल्दी ही एड्स आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ये एड्स व्हाट्सएप के अपडेट वाले सेक्शन में आएंगे, जहाँ हम स्टेटस देखते हैं। देखो, कंपनीज को भी पैसा कमाना है तो वो कुछ ना कुछ तो जरूर ही करेंगे, और एड्स उनके पैसे कमाने के कई ऑप्शंस में से एक है। तो क्या पता ऐसा दिन भी आए जैसा इस एपिसोड में दिखाया गया है। टेक्नोलॉजी की डार्क साइड हम मूवीज में आज तक देखते आए हैं, और फ्यूचर में क्या होता है किसी को नहीं पता। चलो अब बात करते हैं कि चार्ली ब्रूकर को इस एपिसोड को लिखने का आइडिया कहाँ से मिला। चार्ली ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये आइडिया उन्हें तब आया जब वो ट्रू क्राइम पॉडकास्ट सुन रहे थे, जहां होस्ट बीच में रुककर अचानक से किसी प्रोडक्ट का ऐड करने लगता है, जैसे यूट्यूबर्स भी अपनी वीडियो के बीच में एड्स करते हैं, और फिर वापस नॉर्मल पॉडकास्ट चलने लगता है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो एक फनी कॉन्सेप्ट बन सकता है। उन्होंने सोचा कि अगर किसी को जिंदा रहने के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए हो और फिर उसके ऊपर एड्स भी आने लगे तो सोचो फिर कैसी सिचुएशंस आएंगी। फिर चार्ली ब्रूकर ने ये एपिसोड लिखना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो स्क्रिप्ट लिखते गए कहानी काफी डार्क मोड लेती रही, और इस तरह से ये एपिसोड जो वो फनी बनाना चाहते थे आखिर में वो इतनी डार्क और ट्रेजिक एंडिंग के साथ एंड हुआ। देखो, पर्सनली मुझे ये एपिसोड पसंद आया। स्टार्ट से एंड तक ये आपको बांध कर रखता है क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक्टर्स की एक्टिंग भी काफी अच्छी थी। ओवरऑल ये एक प्रॉपर ब्लैक मिरर एपिसोड है, जैसा हम ब्लैक मिरर से एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे इस तरह के कॉन्सेप्ट पर कंटेंट देखना बहुत पसंद है, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। आई नो कि एपिसोड काफी डार्क चला जाता है, लेकिन फिर यही काम है ब्लैक मिरर का। ये ऐसी ही कहानियों को प्रेजेंट करते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या देख रहे हो। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और अगर कुछ हटके देखना चाहते हो तो ये वीडियो देखो। हैप्पी वॉचिंग।